अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी दरमीना, कैसे हैं आप? सर ठीक, मैं क्वेश्चन कर रही थी पेपर्स में, और ये फोर्सेस और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं हो रहा था मुझसे। इस इसी वर्कशीट का क्वेश्चन है। नहीं सर, ये मई जून 2021 का है। टॉपिकल से कर रहे हैं मैं। अच्छा, टॉपिकल में से है। चले मैं इसको निकालता हूँ। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का ही है ना? यस। ये मैंने वैसे आपको सेंड कर दिया आपको। अच्छा, बताइए इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन 28। आप कल थे क्लास में? सर नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। ओके, क्योंकि इसमें अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी आ गया है। वैसे मैंने कल एक लीस्ट और ग्रेटेस्ट का थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, बट चलें दोबारा इसको ये भी देख लेते हैं। ये लगता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए, उसने एंड पे कह लिया फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ शायद टी फाइंड की थी, और एक केस में हमारे पास आंसर स्मॉलेस्ट आया था और दूसरे में ग्रेटेस्ट। डिफरेंस क्या था दोनों केसेस में? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो आपने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इस पहले एक किसी तरफ रखें तो वो लीस्ट आता है, दूसरी तरफ रखने से ग्रेटेस्ट आता है। बट इन स्पेसिफिक इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। A particle of mass 12 kg is stationary on a rough plane inclined at an angle of 25 degree to the horizontal. So सबसे पहले हम डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करेंगे। So 25 degree, this is the 25 degree. So this is a particle, अच्छा particle है, 12 kg mass है उसका। So इस ये 12 kg, its weight is acting vertically downwards. So 120 न्यूटन। हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, बाकी भी चीजें कर लेते हैं साथ साथ। We know कि this is 25, so opposite 25, this is 120 sin 25, this is 120 cos 25 on a rough plane। so इसका फ्रिक्शन होगी इसमें। A pulling force of magnitude p newton acts at an angle 8 degree above a line of greatest slope। So अब where is the p न्यूटन फोर्स?
ये पी न्यूटन फोर्स जो एक्ट कर रही है ये 8 डिग्री above a line of greatest slope है. So let's label this 8 degree force. So 8 degree force, बहुत लेट आते हैं सब. Say this is the force which is P Newton. And this force is acting at an angle 8 degree. So हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करते हैं 8 P न्यूटन फोर्स को भी. So this is P sin 8, this is P cos 8. Okay, this force is used to keep the particle in equilibrium. This force is used to keep the particle in equilibrium. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. So mu is given 0.3. Find the greatest possible value of P. देखिए एक केस ये होगा जब इसमें ये इक्विलिब्रियम में है, जब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज ऑफ पी पूछता है, मीन वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ पी या वो मिनिमम फोर्स पी जिसके हमने इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. ये हमने कल भी किया था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला केस है. सो एक केस ये होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है. और दूसरा केस when the object is about to move up the plane. So इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन. अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड. और अगर फिर मैं ये केस ले लूं कि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन, सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड. डाउन द तो ये प्लेन. फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने सेट करने से हमें पता चलेगा कि क्या कि टू केसेस अलग अलग बनेंगे. लेकिन कल की तरह हमने टू केसेस आज नहीं बनाने, हम दोनों केसेस नहीं बनाएंगे, हम कोई एक केस ही बनाएंगे. आप बताइए किस केस में P की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी. जब हमारे माइंड में क्या होगा, क्या इतनी फोर्स लगाई जाए कि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड, उस वक्त P क्या ग्रेटेस्ट होगा. या सेकंड, इफ आई से कि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, फर्स्ट केस या सेकंड केस, किस केस में P ग्रेटेस्ट होगा. जी जरमीना, मैं टू केसेस दोबारा बताता हूं. एक केस ये है कि व्हेन द पार्टिकल P इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड, मीन इतनी P फोर्स लगाई जाए कि जस्ट उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, इट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड. सेकंड केस कि हम P फोर्स इतनी अप्लाई करें कि इट इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन. सो किस केस में, केस नंबर तो 1 या केस नंबर 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P आएगी. सर डाउनवर्ड वाला करेंगे, डाउन द प्लेन वाला, या सर ये समझ ही नहीं मीन आ जब रही. आप कह ओके देखें, बाकी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अहमद बताइए आप. अपवर्ड जब करेगा, फिर मरियम अपवर्ड, रिदा अपवर्ड, सीधा जी. इजलाल आप बताइए कौन सा केस होगा जिसमें हमें मैक्सिमम पी मिलेगा. So the upwards. अपवर्ड्स होगी. सो बिल्कुल सही है. देखें इसको रियल सिनेरियो में सोचें कि आपने एक पार्टिकल P के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो पार्टिकल हैवी ऑब्जेक्ट है, 12 kg है. आपने उस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है.
दो केसेस हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले। एक केस ये है कि आप पार्टिकल पे अपवर्ड सिर्फ इतनी फोर्स लगाएं कि बस वो नीचे मूव ना करे, बस वो नीचे मूव ना करे, मीन वो उस स्टेज पे हो कि इट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड हो। और दूसरा केस इतनी फोर्स लगाएं कि वो अबाउट टू मूव हो अपवर्ड, इट इज अबाउट टू मूव हो अपवर्ड। तो दोनों में से किस केस में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी? सो सेकंड केस में जब आपको उसको अपवर्ड मूव करवाना होगा, व्हेन इट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, उस वक्त ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और यही वो केस होगा, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी वाला। अगर ये कंसीडर करें कि इट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पे होगी? डाउन द प्लेन। सो डाउनवर्ड। फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी डाउन द प्लेन। और अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो एल्जेब्रिकली भी हम इस बात को समझ सकते हैं, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली ये अप द प्लेन डाउन द प्लेन को छोड़ दीजिए, आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर रखी जाए या नीचे रखी जाए। एक केस ये मैंने रखा, जो भी रखा है, एक केस ये है जो अभी आपके सामने शो हो रहा है कि फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, वेट का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है, अपवर्ड सिर्फ एक फोर्स है पी कॉस एच। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो P cos 8 इज इक्वल टू F प्लस 120 साइन 25। क्या इस केस में P ज्यादा आएगा या दूसरा केस? अगर मैं F को अपवर्ड ले लूं, F को भी अपवर्ड ले लूं, तो इसमें क्या होगा? अपवर्ड F भी है, P cos 8 है, 120 साइन 25 है डाउनवर्ड। तो अब इस केस में P कम होगा, क्यों? क्योंकि P cos 8 और F दोनों मिलके सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इस केस में जो P होगा वो लीस्ट होगा, क्योंकि 120 को साइन 25 को बैलेंस करने के लिए कुछ फ्रिक्शन भी होगी। सो P आपको कम से कम अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाए डाउनवर्ड, सो इन दैट केस फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, वेट का भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड P साइन 8 मैक्सिमम, बहुत ज्यादा P अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस F और 120 साइन 25 दोनों को बैलेंस किया जाए। सो द केस इज कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि द पार्टिकल P इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल बी अगेंस्ट द इंटेंशन, इट इज डाउनवर्ड। सो अब इक्विलिब्रियम वाला केसेस है। अब आप स्टार्ट करें क्वेश्चन। हमने डिसाइड कर लिया डायग्राम, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। बताइए, अप द प्लेन कौन सी फोर्स है? इक्विलिब्रियम है, सो अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन द फोर्सेस आर इक्वल। So up the plane force is P sine 8, down the plane is F and 120 sine 25. So upward force is equal to downward forces. Mean, sorry, P sine नहीं है, P cos है up the plane. P cos 8 is equal to F plus 120 sine 25. How many unknowns are there? P and F, two unknowns. हमने एक फोर्स अभी लेवल नहीं की, आर, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो भी लेवल कर लेते हैं, दिस इज आर। ओके, हमने पैरेलल टू द फोर्सेस को जीरो कर लिया, मीन राइट लेफ्ट इक्वल कर दिया। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितनी फोर्सेस हैं? एक है P साइन 8 अपवर्ड, दूसरी अपवर्ड है R, एंड द डाउन इट इज 120 cos 25। सो इसमें भी टू अननाउंस हैं, बट दे आर डिफरेंट अननाउंस, P एंड R, और उसमें P एंड F था। सो ये ऐसी सिचुएशन हमारे पास काफी पहले भी आई हैं। सो एक टू इक्वेशन है, थ्री अननोन्स, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन F इज इक्वल टू म्यू आर यूज होगी। सो थर्ड इक्वेशन विच इज F इज इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि म्यू पता है ना हमें 0.3 है, वो क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में से F को सब्जेक्ट बनाइए, इसमें से F को सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा? P cos 8 माइनस 120 साइन 25, ऐसे ही। सो फर्स्ट इक्वेशन में से F को सब्जेक्ट बनाया तो वी गॉट P cos 8 minus 120 sin 25 is equal to
म्यू, व्हाट इज द म्यू? म्यू इज 0.3 आर। अब सेकंड इक्वेशन में से आर को सब्जेक्ट बनाइए। सेकंड इक्वेशन में से आर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल बिकम 12 cos 25 माइनस पी साइन 8 120 है, ये 120। सो ये इक्वेशन आपके पास आ गई जिसमें देयर इज ओनली वन वेरिएबल पी। सो आप इसको पी को फाइंड कर लीजिए। सो पी cos 8 minus 120 sin 25, 0.3 into 120, 120 into 0.3 चेक कीजिए। 36 और नहीं 36, 120 into 0.3 is 36 cos 25, and 0.3 into p sin 8 is 0.3 p sin 8. So जिस जिस टर्म के अंदर p इन्वॉल्व हो रहा है उसको आप लेफ्ट साइड पे कर लीजिए, एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे, और फिर हम उनमें से p कॉमन लेंगे और बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। सो वी विल गेट p cos 8 plus 0.3 p sin 8 is equal to 36 cos 25 plus 120 sin 25, और यहां से अब आप p ले लीजिए कॉमन। सो यू विल गेट cos 8 plus 0.3। मैं चाहता हूं कि कैलकुलेटर हम एक ही दफा एंड पे यूज करें। सो वी विल गेट p is equal to 36 cos 25 plus 120 sin 25 over cos 8 plus 0.3 sin 8। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए और बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। दोबारा बताइए। सर 80.75 आ रहा है। आंसर मैच हो रहा है जरमीना? एक सेकंड सर। यस सर। दोबारा बोलिए आंसर। सर 80.8 आ रहा है। 80.8 न्यूटन। क्या नाम है आपका? अभियान। अभियान 5 चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स में, हम सेकंड तकरीबन एंड कर चुके हैं। जी क्लियर है जरमीना? यस सर थैंक यू। जरमीना अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, तो फिर क्या करते? तो हम पी की ऊपर नहीं लेंगे, हम नीचे लेंगे उसकी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फ्रिक्शन अपवर्ड हो जाएगी वो। यस सर। सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फिर अब अभी जो हमने डाउन द प्लेन ली है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, वो फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। सो उस केस में अगर आप p फाइंड करेंगे वो आपका आंसर लीस्ट आएगा, वो 30 20 या इस तरह कुछ उसमें आएगा। सो 80.8 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। जी एनी अदर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक? अगर कोई और क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और प्रॉब्लम है तो बताइए। चले जी ऐसा क्वेश्चन और कोई करते हैं जिसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट आ जाए। ये एक क्वेश्चन है। जी स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, जरा आप लोग ट्राई करें साथ साथ।
इलियास नजर आ रहा है? Okay, a particle of mass 12 kg is stationary on a rough plane inclined at an angle of 25 degree to the horizontal. A force of magnitude P Newton acting parallel to a line of greatest slope of the plane is used to prevent the particle sliding down the plane. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.35. Draw a sketch showing the forces acting on the 0.35. Draw a sketch showing the forces acting on the particle. जी डायग्राम को ड्रॉ करें सर. 25 degree. A particle of mass 12 kg is stationary on a rough plane inclined at an angle of 25 degree. So 12 kg means weight is acting vertically downward 120 Newton. So हमें इस 120 Newton force को resolve करना है. Perpendicular. So this is 120 sine 25, 120 cos 25. A force of magnitude P Newton acting parallel to the line of greatest slope. So line parallel to the greatest slope, ये है वो force जो act कर रही है. This force is P Newton. A force of magnitude P Newton acting parallel to a line of greatest slope of the plane is used to prevent the particle sliding down the plane. कितनी force लगाई जा रही है? Just to prevent it sliding down the plane. I mean, what is the direction of intention? I mean, direction of intention of motion क्या है? Just इतनी force लगाई जा रही है कि बस नीचे slide ना करे. So it is basically about to move downward. So what is the direction of friction? It will be upward or downward? Upward. क्योंकि इस केस में हम इतनी फोर्स जस्ट लगा रहे हैं कि वो जस्ट डाउनवर्ड स्लाइड ना करे. So ये वो केस है in which the object is on the point of sliding downward. It is about to slide down. So it means the direction of friction will be up the plane. So this will be the direction of friction.
और क्या हमें लेबल करना है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आर, दिस इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। वैसे तो आप लोगों ने शायद बी पार्ट पढ़ लिया हो, लेकिन अब पढ़ लिया होगा कम से कम। इस डायग्राम से जो पी की कैलकुलेशन हम करेंगे वो लीस्ट आएगी या ग्रेटेस्ट आएगी? लीस्ट। क्योंकि आप इस टाइम अगर मैथमेटिकली देखें, पहले जनरली चले बात करते हैं रियलिटी के साथ, कि सिर्फ इतनी फोर्स लग रही है कि वो बस नीचे मूव ना करे, तो पी लीस्ट होगी। अगर आपको पी ग्रेटेस्ट कहता तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम फोर्स लगानी थी, वो केस, उसमें ये केस होता कि ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड। सो और अगर मैथमेटिकली बात करें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन, सो बेसिकली सारा प्रॉब्लम फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि पी लीस्ट है या ग्रेटेस्ट है। अगर पी और एफ अगर पी और एफ दोनों मिलके इस 120 sin 25 को बैलेंस करें, दोनों मिलके, तो इसका पी लीस्ट होगी, क्योंकि 120 sin 25 वेट का जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए एफ भी है और पी है, तो इस केस में पी कम चाहिए होगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पार्ट एफ भी रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर ये एफ डाउनवर्ड होता तो उस वक्त पी कंप्लीटली एफ और 120 sin 25 दोनों को, एफ और साइन 120 sin 25 दोनों को बैलेंस करने के लिए पी लगाना पड़ता। उस वक्त जो पी आता वो ग्रेटेस्ट आता। सो अभी जो हमारा केस है वो है लीस्ट। सो फाइंड कीजिए, इट्स बी पार्ट इज फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। सो जरा स्टार्ट कीजिए, टू इक्वेशंस बनाइए इसमें। सो टू इक्वेशंस। सो इक्विलिब्रियम है अप द प्लेन, आपकी इक्वेशन बनेगी एफ प्लस पी इज इक्वल टू 120 sin 25, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी आर अपवर्ड is equal to 120 cos 25 downward. So again, you have two equations and three unknowns. So we need another equation. So where to get that another equation from? F is equal to mu r. F को यहां से सब्जेक्ट बना लीजिए, जो कि बन रहा है 120 sin 25 minus p, और r तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। सो F में आप पुट कीजिए 120 sin 25 minus p is equal to mu क्या था 0.35, Yes, and sir. Zero. r is, yes, r is 120 cos 25. सो यहां से अब आप p फाइंड कर लें। सो p is equal to, so the least value of p is 12.6 Newton. जी क्लियर है? ओके, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। सो लीस्ट और ग्रेटेस्ट का ये क्वेश्चन ज्यादा
अच्छा है, लेकिन हमने अभी, चले कर लेते हैं। अच्छा, पार्ट ए इजी है, सिर्फ मैं उसकी डायग्राम बनाऊंगा, पार्ट ए, और क्वेश्चन हो जाएगा, आप कर लेंगे। सिर्फ मैं इसका बी पार्ट डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो अभी आप देखेंगे। अ ब्लॉक ऑफ mass 5 kg is held in equilibrium near a vertical wall by two light strings and a horizontal force of magnitude x Newton, as shown in the diagram. The two strings are both inclined at 60 degree to the vertical. Given that x is 100, find the tension in the lower string. दोनों में टेंशन डिफरेंट होगी ना, दोनों स्ट्रिंग्स आपके पास डिफरेंट हैं, वॉल बाय टू लाइट स्ट्रिंग, टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। सो एक्स है 100, तो ये तो 100 हो गया। वेट कितना है 5 kg, मीन 50 न्यूटन। जी बताइए, और कौन सी फोर्स है जो लेवल करनी है इसमें? टेंशन। सो देर आर टू टेंशन इन फैक्ट, एक, दोनों होंगी अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इसको आप T1 कह लें। अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इसको आप T2 कह लें। हमने टेंशन फाइंड कर दिया इन द लोअर स्ट्रिंग, मतलब हमने T2 फाइंड करना है, लेकिन हम इग्नोर तो नहीं कर सकते T1 को, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस उस ब्लॉक पे एक्ट कर रही हैं वो सब हमने लिख दी। क्या सब फोर्सेस हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या किसी को रिजॉल्व करना है हमें? T1 एंड T2 दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सो T1 को रिजॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे, इसी तरह T2 को भी रिजॉल्व करेंगे दिस वे एंड दिस वे। सो एंगल के ऑपोजिट, दिस इज T1 sin 60, this is T1 cos 60, this is T2। कर सकते हैं, आप 30 को लिख के रिजॉल्व करना चाहते हैं वो भी ठीक है। सो दिस इज T2 cos 60। जी, टू इक्वेशन हमारी बनेगी, एक पैरेलल के लिए, एक परपेंडिकुलर के लिए। जी, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बताइए मरियम, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए इक्वेशन बन रही है वो बताइए, ये इक्विलिब्रियम में है। T2 sin 60 plus T1 sin 60 is equal to 100। ओके, वर्टिकल इक्वेशन बताइए अहमद। इलियास, गुड। T1 cos 60 अपवर्ड है इज इक्वल टू डाउनवर्ड T2 cos 60 प्लस 50। सो इन टू इक्वेशंस में कितने अननाउन्स हैं? टू अननाउन्स हैं, T1 एंड T2। आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए या एलिमिनेशन कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, T1 T2 दोनों फाइंड कर सकते हैं। आपको चाहिए T2, सो T1 को सब्जेक्ट बना लें, उसका पुट कर दें, T2 आ जाएगा। जी, ये पार्ट हो जाएगा ना, ए पार्ट साइमल्टेनियसली सिर्फ सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं करा रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट। जी, ये सेकंड पार्ट जरा देखिएगा प्लीज। जी, जरा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। पहले तो x 100 दे दिया था ना उसने, अब कहता है कि x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करें फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन शोन। ऐसी x की लीस्ट वैल्यू बताएं जिससे ब्लॉक का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट?
चले मैं डायग्राम की तरफ वापस चलता हूं। हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। सो अब 100 नहीं है, ये एक्स है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? एक्स की डायरेक्शन नहीं, एक्स की डायरेक्शन तो क्वेश्चन में दी है, वही करनी है। अच्छा जी बताइए, एक्स, अब पहले तो फिजिक्स सोचिए कि यहाँ पे एक्स आप चाहते हैं कि कम से कम फोर्स लगाई जाए। आप सपोज कीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से होल्ड किया हुआ है, ये एक्स न्यूटन फोर्स आप अप्लाई, और आप चाहते हैं कि कम से कम फोर्स लगाई जाए कि ये वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सकें आप। अगर ये फिजिकल सिनेरियो में नहीं समझ आ रहा तो आप इक्वेशन देखिए, जो पहले इक्वेशन बनी थी हमारी 100 के लिए, जिसमें 100 इन्वॉल्व हुआ था, वो ये था। पहले आप एक्स एक्स आपका 100 था ना, उस वक्त T2 साइन 60 प्लस T1 साइन 60 इक्वल था वो एक्स के। मीन ये 100 आप कह सकते हैं ये उस वक्त था। मीन अगर ये सब कुछ हो तो इस 100 की जगह अगर एक्स लिखें तो इक्वेशन ये बनेगी। अब आप चाहते हैं कि ये एक्स लीस्ट हो। अगर ये एक्स लीस्ट हो तो T1 एंड T2 क्या होने चाहिए? ये T1 और T2 स्मॉल होने चाहिए, या T1 और T2 किसी एक को जीरो कर सकते हैं। दोनों जीरो तो हो ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ फिजिकल सिनेरियो में ज़हन में रखें कि आप इस सिचुएशन में हैं, आप उस ब्लॉक को आपने होल्ड किया हुआ फोर्स लगा रहे हैं। T1 और T2 इनमें से कोई एक फोर्स ऐसी बताइए जो जीरो कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि T1 और T2 कम से कम हो, तभी आपका फोर्स एक्स भी कम लगानी पड़े। आप देखिए तो ये एक्स फोर्स है, ये टू फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। कौन कौन सी? T1 साइन 60 को भी और T2 साइन 62 की 62 को 60 को भी। अगर इनमें से कोई एक फोर्स रिमूव कर दें तो एक्स आपका स्मॉल हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। क्या कौन सी ऐसी टेंशन है जो कि जीरो कर दी जाए तो फिर भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा? कौन सी ऐसी फोर्स टेंशन में से, टेंशन 1 और टेंशन 2, जिसको मैं जीरो कर दूं तो स्टिल ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है? गिर जाएगा वो तो। T1 अगर लूज हो जाए, आप ये समझ लें कि ऊपर से टेंशन, अगर T1 आप कह रहे हैं ना जीरो, इसमें आप उस स्ट्रिंग को काट दें, आप वो काट दें तो वो इक्विलिब्रियम रह सकता है उसका। क्यों को अगर आप उस स्ट्रिंग को काट दें या उसको लूज कर दें तो स्टिल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन T1 को अगर आप जीरो कर दें या उस स्ट्रिंग को, फिर तो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता। तो अगर आप एक्स लीस्ट फाइंड करना चाहते थे तो आपको T1 और T2 बेसिकली या तो लीस्ट करने थे या उनमें से किसी एक को जीरो कर दें। लेकिन जीरो अगर करना है तो फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। सो वो क्या केस है जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है? वो केस ये है कि आप T2 को रिमूव कर दें। मीन टेंशन 2 आप रिमूव कर दें। जब आप टेंशन 2 रिमूव कर देंगे तो अब आपको एक्स न्यूटन फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? आपको जस्ट इतनी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज ये टेंशन आपकी होगी जीरो, ये है ही नहीं, स्ट्रिंग है ही नहीं, तो अब आपकी x इज ओनली इक्वल टू T1 साइन 60। तो x जस्ट आपको इतनी अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो T1 साइन 60 को आप बैलेंस कर सके। सो ये x आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन ये हॉरिजॉन्टल के लिए बनी। वर्टिकल के लिए बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? रिमेंबर टेंशन 2 नहीं है, so just tension 1. So T1 cos 60 is equal to
50। सो यहां से आपके पास T1 आ जाएगा और वो T1 आप इधर पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इसके साथ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज इसकी फर्दर प्रैक्टिस कीजिए, टफ टाइम देगा। कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।